गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स विद अमन में आपका दोबारा स्वागत है। हम लोग 9th क्लास में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को कर रहे हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को समझा दिया था और आप लोगों ने उसको अच्छी तरह समझा भी था। और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो मैंने न्यूमेरिकल्स और जो मैंने उसका डेरिवेशन कि हम उसको कैसे फॉर्मूले को निकालेंगे वो भी हमने सब कुछ उसके ऊपर डिस्कस कर लिया था। तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी कराते वक्त ये आपको उससे पहले मैंने आपको सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताई थी, जिसमें से मैंने आपको ये बोला कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सारी हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर 9th सिलेबस इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो आज हम काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बाद जो है हम पोटेंशियल ऊर्जा को करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि स्थितिज यानी स्थिति से बना, स्थितिज यानी जिसकी अपनी एक स्थिति होती है। तो हम इसके डेफिनेशन से पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, वो आपका ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। अब आप उस पत्थर को जो है उठा के किसी ऊंचाई पे आप छत पे उसको आप रख देते हैं, यानी कि आपने जो काम किया पत्थर को ऊपर ले जाने में, यानी वो आपने काम किया, वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध आपने कार्य किया। क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, तो आपने उसके विरुद्ध यानी कि आपने उस पत्थर को उठा के छत के ऊपर रखा। अब पत्थर को ऊपर रखने में कुछ कार्य हुआ, यानी जो वर्क डन हो रहा है, वो जो वर्क डन हो रहा है वो अब उस स्टोन में एकत्रित हो गया है, वो उसमें इकट्ठा हो गया है, वो उसमें स्टोर हो गया है। जो वर्क आपको उसको छत में रखने के लिए करना पड़ा, तो वो जो वर्क डन कहाँ गया, जो एनर्जी आपने उसको उठा के ऊपर छत पे रखी, तो वो जो वर्क डन है उसमें स्टोर हो गया, वो जो कार्य है वो उसमें स्टोर हो गया। वही जो हमारा कार्य है वो हमारा उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, जिस ऊर्जा में वो स्टोर होता है। यानी जो वर्क हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो वो वर्क कहाँ गया, उस पत्थर में स्टोर हो गया। अब मान लीजिए गलती से पत्थर ऊपर से नीचे गिर गया है ना, तो जो कार्य होगा या तो कोई शीशा टूटेगा या फिर किसी के सर पे गिरेगा, है कि नहीं। यानी अब वो वर्क उस कार्य को करने में हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो पत्थर हमारा ऊपर गया तो उसकी स्थिति बदल गई, उसकी स्थिति बदल गई और उसमें जो कार्य हुआ वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर स्टोर हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर स्टोर हो गया। तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारी दो टाइप की होती है, जिसको मैं अभी पहले ही आपको बता रहा हूँ, गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना भी आप ध्यान रखिए। दूसरी हमारी होती है इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा होगा किसी भी हम रबड़ को हम खींचते हैं, देखिए यानी किसी चीज़ को कंप्रेस करना, किसी को स्ट्रेच करना, ये जब हम उसको किसी चीज़ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, अब उसमें भी एक कार्य हो रहा है। अब वो जो कार्य है वो उसके खींचने में, यानी कि उसकी स्थिति चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है। कोई रबड़ है तो उसकी आप अगर आप उसको खींचेंगे, या स्प्रिंग है उसको आप खींचेंगे, तो वो जो उसमें भी तो कुछ कार्य हो रहा है। वो जो कार्य है वो उसकी स्थिति यानी उसकी शेप को वो बदल देता है, यानी उसकी स्थिति बदल गई, यानी वो भी एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें वो ऊर्जा उसमें स्थित हो रही है। तो ये हमारी कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी गुलेल को चलाते हैं, है ना, पत्थर आपने उसको आगे रखा, तो गुलेल में जब आपने उसको पीछे खींचा तो वो कार्य कर रहा है, वो जो ऊर्जा है अब वो उसमें स्थितिज ऊर्जा, अब वो कार्य कैसे करेगी, जैसे ही आप गुलेल को छोड़ोगे तो वो जो कार्य उसमें यानी जो ऊर्जा उसमें
उसमें जो स्टोर हो गई है, जो इकट्ठी हो गई है, वो ऊर्जा उसको जब आप छोड़ते हैं तो वो पत्थर कहीं ना कहीं जाके किसी को लगता है या कुछ नुकसान पहुंचाता है, या जहाँ पे टारगेट आपने किया है वो वहाँ पे जाके लगता है। यानी जब हमने उसे खींचा तो उसमें वो स्थितिज ऊर्जा आ गई। लेकिन यहाँ पे कौन सी ऊर्जा आई? उसमें आई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा, जैसे काइनेटिक ऊर्जा में मैंने बताया था द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी अगर कोई भी ऊर्जा किसी बॉडी के पास है और वो उसकी गति के कारण होती है तो वो हमारी काइनेटिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक, यहाँ पे स्थिति के कारण, यानी कोई एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें स्थित हुई है वो हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बस दोनों में ये अंतर है, गतिज ऊर्जा में बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और स्थितिज ऊर्जा में बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। दोनों में अंतर समझ गए? मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा आपको। जो गतिज ऊर्जा होती है, जो हम पहले कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं कि ½ mv², उसमें क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी अगर स्थिति के कारण ऊर्जा उसमें स्टोर हो रही है तो वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अब जो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताई, दोनों की दोनों, इन दोनों को कुल मिला के ही हम जो है केवल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। लेकिन आप इसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये दो प्रकार की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पृथ्वी के अगेंस्ट काम हो रहा है, और इलास्टिक जो उसकी शेप के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, अब इसमें जो आप जब आप डेफिनेशन समझ गए, तो अगर हम कहें द सम टोटल, कभी कभी एक ही स्थिति में दोनों ऊर्जा का भी इस्तेमाल होता है। एक ही स्थिति में दोनों ऊर्जा का भी इस्तेमाल होता है, यानी उसमें काइनेटिक ऊर्जा भी होती है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का जो योग होता है, उन योग को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी दोनों मिलके हमारी मैकेनिकल एनर्जी बनाती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक यानी जो यंत्र, अब मशीन चल रही है वो हमारा यंत्र है, वो हमारा काम कर रही है। यानी कि अगर जिस चीज़ में गतिज ऊर्जा भी हो और उसमें स्थितिज ऊर्जा भी हो, तो उन दोनों ऊर्जा का योग मिलके हमारा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है बेटा, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा भी आपको पता चल गई, यांत्रिक ऊर्जा और आपको स्थितिज ऊर्जा की भी परिभाषा पता चल गई विद एग्जांपल्स। अब हम आगे चल रहे हैं। ये मैं आपको आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, ये मैं पहली वीडियो में आपको, इससे पहले जो मैं आपको करवा चुका हूँ, मैंने इसको पूरा बताया था। मैं आज इसको दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने पूरा आपको ये करके दिखाया था, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है क्या कि अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई स्थिति बदल रही है किसी चीज़ की, तो जो ऊर्जा चेंज हो रही है वो कितनी होगी हमारी। ठीक, मान लीजिए ये ऊपर से, ठीक, ये बिंदु ए है, ये बीच में बिंदु सी है और ये नीचे बिंदु, ये ऊपर बिंदु ए है, बीच में बिंदु बी है और नीचे बिंदु सी है। अब कोई पत्थर यदि हम फेंक रहे हैं तो ए से, ए पे उसकी ऊर्जा क्या होगी, बी पे उसकी ऊर्जा क्या होगी और सी पे उसकी ऊर्जा क्या होगी। ये पहले मैं 2 बार वीडियो में इसको मैं बता चुका हूँ, बट कुछ बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़े होंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि ये क्या चीज़ है, हम इसमें क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी एक ही स्थिति में दोनों ऊर्जाएं हो सकती हैं, हमारी गतिज ऊर्जा भी हो सकती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। तो अलग अलग बिंदु पे दोनों का योग हमारा कितने के बराबर होगा वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझें, इसको ज़रा ध्यान से देखें कि ये क्या चीज़ है। देखिएगा आप, यहाँ देखिए, ये एक वस्तु है। ठीक, ये मैंने गोला लगा रखा है, ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है। अब ये ए वस्तु
जब ऊपर से छोड़ी जाती है तो बी पे आती है, फिर बी से धीरे धीरे वो ज़मीन पर आ जाती है, जिसे मैंने सी बना दिया है। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए पोजीशन पे ऊर्जा कितनी होगी, बी पे कितनी होगी और सी पे कितनी होगी। यानी जो ऊर्जा का रूपांतरण है, जो ऊर्जा है ए पे कितना हुई, बी पे कितनी हुई और सी पे कितनी हुई। उसके लिए हमने एक वस्तु ली जिसका द्रव्यमान m है। ठीक, इस पूरे की ऊंचाई h है, ज़मीन से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई h है। ये जो मैंने x दिखाया, a से लेके b तक की जो दूरी है वो मैंने x मान ली है, और जो b से लेके c तक की, क्योंकि पूरी h है, अगर x ये हो गई तो ये h माइनस x हो जाएगी। ठीक है, ये तो आप समझते ही हैं। अब हमें कैसे बिंदु a पे, अब आप देखिए बिंदु a पे और b पे मैंने कहा कि तीनों बिंदुओं पर कुल ऊर्जा कितनी होगी। अब कुल ऊर्जा कितनी होगी तो हमें उसमें काइनेटिक ऊर्जा भी निकालनी है और पोटेंशियल ऊर्जा भी निकालनी है, और जो दोनों का योग होगा उतनी ही ऊर्जा उस बिंदु पर होगी। ठीक है, तो हम बिंदु ए बी सी अलग अलग निकाल के दिखा रहे हैं। फिर आपको बता दूं, जो गतिज ऊर्जा होती है वो गति के कारण होती है। ठीक, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसकी स्थिति के कारण होती है। ठीक, जैसे आपका पंखा है, अब वो स्थिति पर, अब वो ऊपर है, यदि वो ऑफ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जो रिसीवर में डैम होता है, जो पानी ऊंचाई पे होता है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। यानी जो अपनी स्थिति के कारण है वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर वस्तु किसी ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब वो गति करेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो ये अब आप समझिए, ये बिंदु ए पे तो मेरे को दोनों ऊर्जाएं निकालनी है। के ई मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी। अब बिंदु ए पे क्योंकि उसकी स्थिति के कारण वो गति तो कर नहीं रही, अभी वो वस्तु ऊपर है, अभी वो फेंकी नहीं गई, तो काइनेटिक ऊर्जा हमारी जीरो हो जाएगी। वैसे फॉर्मूला इसका हाफ mv² होता है, तो वो तो जीरो के बराबर हो गया ना, क्योंकि अभी वस्तु गति नहीं कर रही। ठीक, अब बिंदु ए पर जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है मैंने बताया वो तो आपकी mgh। अब ये जैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m गुणा v², जो मैंने फॉर्मूला समझाया। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि इसमें जो कार्य हो रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो जो हमारा उसका फोर्स है वो m इंटू जी हो जाएगा, जो उस पर बल लगेगा वो m इंटू जी हो जाएगा। और हम किसी ऊंचाई पे उस वस्तु को उठा रहे हैं तो हाइट वो हमारी h हो गई। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला जो हमने बताया F इंटू एस होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसकी हाइट हो गई, और फोर्स बल वो mg हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है m गुणा जी गुणा h, m गुणा जी गुणा h। तो यहाँ पे दो चीजें, काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला m गुणा जी गुणा h। आप पुरानी वीडियो यदि आपने उसको सेव कर रखा है तो आप उसको उसमें देख सकते हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन अब क्योंकि हमारा रिवीजन दोबारा चल रहा है, नए बच्चों के लिए भी पुराने बच्चों के लिए भी, तो इसलिए मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला काइनेटिक ऊर्जा का हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का m गुणा जी गुणा h होता है। ठीक है, m गुणा जी, जी जहाँ पे हमारी ग्रेविटी है, हमारा गुरुत्वीय बल है, m हमारा उस वस्तु का द्रव्यमान है, और ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पे हम उस वस्तु को उठा रहे हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बल हमारा m गुणा जी के बराबर और डिस्प्लेसमेंट हमारा h, यानी कि ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे हमने उसको उठाया है। तो बिंदु A पर काइनेटिक ऊर्जा हमारी जीरो, क्योंकि गति नहीं कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है, क्योंकि उसकी स्थिति के कारण फॉर्मूला बन गया m गुणा जी गुणा h। तो टोटल एनर्जी एट A, यानी कि कुल ऊर्जा A पर कितनी हो गई, कुल ऊर्जा A पर कितनी हो गई, वो इन दोनों का योग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपनी, ज़ीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपनी, mgh। तो वो आ गया हमारा mgh। यानी A पे जब स्थिति के कारण वस्तु A पॉइंट पर है तो उसकी जो टोटल ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारी mgh के बराबर हो जाएगी, जहाँ पे m द्रव्यमान है, g ग्रेविटी है और h हमारी ऊंचाई है। चलिए लेट अस गो एट पॉइंट B। अब हम पॉइंट B की बात कर रहे हैं। ठीक, अब पॉइंट B पे
पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे वस्तु गति कर रही है, वस्तु गति कर रही है तभी तो वो यहाँ पे आके पहुंची है कि नहीं। यानी अब उसमें गतिज ऊर्जा भी शामिल हो गई है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक, तो यहाँ पे वेलोसिटी यदि हम उसकी v मान लें, यहाँ से जब वस्तु इधर चल रही है तो उसका जो वेग, वेलोसिटी बोलते हैं वेग को, ठीक है, इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल ना हो, वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब क्योंकि जो हमारे फॉर्मूलेज हैं वो हमारे सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स से ही बनते हैं, तो अगर v है मैं उसको वेग, तो v से वेलोसिटी बनता है, तो मेरे को उसको इंग्लिश में बताना भी जरूरी है। आप में सब बच्चे समझदार हैं, समझते हैं, और पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो सिंपल वर्ड्स जो है वो आपको इंग्लिश में याद जरूर रख रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि जो वेलोसिटी है हमारी b पे वो हमारी v है, तो जो हमारा गति का तीसरा समीकरण है v² = u² + 2gx। अब ये 2gx क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दूरी जो है मैंने x मानी है, वैसे ऊंचाई तो पूरी h है, लेकिन मैं अभी यहाँ से यहाँ तक की, मैं बिंदु b की बात कर रहा हूँ, तो ये जो दूरी है ये x है, तो इसलिए इसे 2gh की बजाय 2gx लिखा गया है। ठीक, अब वेलोसिटी हमारी v है, मैंने बताया यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो फॉर्मूला v², तो प्रारंभिक वेग 0, उसकी जगह 0 आ गया, प्लस 2gx, ये तो सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, 0 हट जाएगा तो v² = 2gx आ जाएगा। कितना आ जाएगा, v² = 2gx, यही आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि हाफ मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई v², जहाँ पे m द्रव्यमान है और v वेग है, तो आधा का आधा आ गया, m का m आ गया, और v² की जगह 2gx, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा mgx। अभी ये गतिज ऊर्जा आई है mgx, क्योंकि हमें हर बिंदु पे गतिज ऊर्जा भी निकालनी है और स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी है, तो ये आ गया mgx, 2 से 2 कट के, ये नीचे है और ये ऊपर है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे दूरी चल के ये दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ हम लिखेंगे mgh की जगह h - x, h में से घट जाएगा ये x, h - x। अब mg को इससे गुणा करो, mg को इससे गुणा करो, तो mg को h से गुणा करेंगे तो mgh आ जाएगा, ठीक, और mg को x से गुणा करेंगे तो mgx आ जाएगा, है कि नहीं। एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें मे भी, पहले भी मैंने बताया, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को इसको सॉल्व करने में कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट है उसको हम ब्रैकेट के अंदर जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन के अकॉर्डिंगली हमको उसको बिल्कुल सही कैसे करना है वो आपको पता है, सारे रूल्स पता हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस क्या होता है। तो जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे उनके लिए मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस या उसको बार बार करके देखने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे mg को s से गुणा किया और mg को x से गुणा किया, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई एट b पे, काइनेटिक ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, भाई दोनों ऊर्जा निकालनी है ना, तो काइनेटिक ऊर्जा हमारी कितनी आई थी mgx, ये आई थी हमारी mgx, और स्थितिज ऊर्जा हमारी ये आई mgh - mgx, तो mgx प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh - mgx, mgx प्लस का mgx माइनस का, दोनों आपस में कट गए, क्या बचा mgh, यानी बिंदु A पे भी mgh थी और बिंदु B पे भी mgh है। देखो हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया, इसको आप नोट तो करेंगे, ये भी दोबारा करके देखेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ भी जाएगा। अब हम पॉइंट C पे चलते हैं, अब हम पॉइंट C पे आप देखिए, अब पॉइंट C पे आने के बाद वस्तु ज़मीन पे आ रही है, इससे आने से पहले थोड़ा सा पहले इसकी वेलोसिटी हमने v ही मान ली है, ठीक, तो गति के तीसरे इक्वेशन से v² - u, v² = u², v² = u² प्लस 2gh, प्रारंभिक वेग u होता है वो हमारा 0 ही है, ठीक है, क्योंकि अब तो हमारी गति करके हमारे यहाँ तक पहुँच गई है, तो v² 0 को हटा दो, ये 2gh ही आ जाएगा हमारा, क्योंकि पूरी हाइट हमारी इसकी
h है, पूरी हाइट कितनी है, h है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2gh, तो हमारी v स्क्वायर आ गया 2gh। क्या आ गया, 2gh। तो गतिज ऊर्जा बिंदु C पे कितनी हो जाएगी, हम ये C पे चल रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा C पे जो हमारी हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से, तो हाफ m का m और v 2gh, जो v स्क्वायर है ये वाला v स्क्वायर, इसका मान है, इसकी वैल्यू है 2gh। हमने यहाँ पे 2gh को रख दिया, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारा mgh, mgh ही बचा ना। अब इस बिंदु पे, इस सी पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। जब पॉइंट सी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे तो बेटा अब यहाँ देखिए इसकी स्थिति जो ऊंचाई से थी नीचे पे आ गई, अब ये पृथ्वी पर आ गई है, तो पृथ्वी पे तो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती ही नहीं, तो वहाँ पे हमारी स्थितिज ऊर्जा ज़ीरो आ जाएगी। कितने आ जाएगी, ज़ीरो। तो टोटल ऊर्जा एट सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई थी ऊपर से mgh और पोटेंशियल एनर्जी हमारी ऊपर से ज़ीरो, तो टोटल कितनी आ गई, mgh। तो आपने देखा कि हर बिंदु पे अगर हम किसी वस्तु को जिसका द्रव्यमान, जिसका वेट, जिसका मास अगर m है, उसको ऊपर से जब वो नीचे आ रही है तो वो A B C तीनों पोजीशन पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो हमने ये करके दिखाया। इसका निष्कर्ष ये निकला कि हर पॉइंट पर, चाहे पॉइंट ए है, चाहे पॉइंट बी है, चाहे पॉइंट सी है, तीनों जगह एक जैसी ही एनर्जी रहेगी, यानी mgh mgh mgh। ओके, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, यू शुड नोट डाउन, इसको करके भी देखना है दोबारा, इसको आप देखिए जरा। इसको नोट कर लें आप लोग अच्छी तरीके से। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम लोग वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया, वो क्या होती है मैंने आपको ये भी समझा दिया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको ये भी समझा दिया। ठीक है, मैं अब जैसे काइनेटिक ऊर्जा के ऊपर मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, इसी प्रकार मैं आपको पोटेंशियल ऊर्जा के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल बताता हूँ। फॉर्मूले बेटा याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना, बिकॉज फिजिक्स में आपकी मैथमेटिक्स आ रही, तो जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग अपने फॉर्मूलों को याद रखते हैं, इसी प्रकार आपको फिजिक्स में भी, भौतिकी में भी सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान दें। अब मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। Okay students, let us do one question. Okay, what is the question? The question is if, देखिए क्वेश्चन मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, आपको मैंने हर टाइम की, जैसे वी वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, त्वरण को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है, यू को हम प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वी को अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर मैं आपको कोई वर्ड इंग्लिश में भी बोल देता हूँ या क्वेश्चन भी मैं आपको इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, इफ एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण ए, जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जैसे मैं करा रहा हूँ तो उन्हें ए बी सी, ये ए बी टी क्या है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, ये कह रहे हैं इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो त्वरण है, यानी कि जो त्वरण है ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे हम ए बोलते हैं लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये जी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को सेपरेट करके उसको लिखते जाइए, उसके पार्ट है हमें क्या दिया है न्यूमेरिकल में, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो उसको साथ साथ में लिखते रहो। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक, उसको समझ लो कि उसने हमें क्या दिया है और वो हमसे क्या निकालने को कह रहा है। पहले अच्छी तरह उसको रीड करो, बिना रीड किए देखिए रट्टा नहीं चलता मैथमेटिक्स और साइंस में किसी भी हाल, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन रीड करके उसको अच्छी तरीके से समझना है, समझने के बाद उसकी एक एक लाइन पढ़ के हमें क्या दिया है उसको लिखिए। जैसे दिया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा 10 आ गया और कह रहे हैं तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, यानी व्हाट विल बी द, हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ऑफ मास 1 kg, यानी कि मास हमें दे रखा है 1 kg का। हम जैसे जैसे लाइन पढ़ रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं, इससे हमें आसानी हो जाएगी। मास 1 kg एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी कि हाइट 5 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। नाउ क्या क्वेश्चन था हमारा कि इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास ऑफ 1 kg एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें पढ़ के ही इसको लिखते ही समझ में आ गया कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी। अब स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो मैंने जैसा आपको बोला कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, अभी बताया मैंने, ये होता है m इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे m क्या है हमारा 1, g क्या है 10 और हाइट क्या है, ये आ गई हमारी 50। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसमें, 50 जूल, क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो हमारा जूल में होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, गतिज ऊर्जा निकालते हैं तो उसमें हाफ 1/2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई v स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस करने में। नोट कर लीजिए। चलिए लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए मैं इसलिए YouTube पे डालता हूँ कि आप उसको चाहे कभी भी देख लें। सिंपल वीडियो भेजने से आपको वो स्टोरेज फ़ोन की ज़्यादा हो जाने से उसको आपको डिलीट कर देना पड़ता है, बट YouTube तो आपके लिए फॉर एवर है, उसको आप हमेशा देख सकते हैं। तो आप वो लिंक ध्यान रखें हमेशा और उसको देखा करें। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आप सुनिए, मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहे हैं अ बैग ऑफ व्हीट, यानी एक गेहूँ का जो बोरा है, अ बैग ऑफ व्हीट वे 200 kg। अब यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है 200 kg, पहली चीज हो गई। अ बैग ऑफ व्हीट वेट 200 kg, टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड, टू व्हाट हाइट, यानी कितनी ऊंचाई तक इसको उठाया जाए। अब ऊंचाई इसका मतलब हमें निकालनी है, कितनी ऊंचाई तक उसको उठाया जाए, यानी हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी 9800 जूल्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है कितनी, 9800 जूल।
9800 जूल दिया हुआ है कि कितनी ऊंचाई तक उठाए कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 9800 जूल है, और जी का मान हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें जी का मान दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसमें वो ये कह रहे हैं कि एक गेहूं का बोरा है जिसका वजन जो है 200 kg है, तो कह रहे हैं उसे हमें कितनी ऊंचाई तक उठाना पड़ेगा या कितनी ऊंचाई तक उसे हम उठाएंगे कि अगर उसकी पोटेंशियल ऊर्जा 9800 जूल है, 9800 जूल है। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, m इंटू जी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि हमें इसमें ऊंचाई निकालनी है तो फॉर्मूला मेरा बदल के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ उल्टा करके, ठीक है। और यहाँ से h का फॉर्मूला बन गया PE अपॉन m मल्टीप्लाई जी। पहले तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, चेंज, क्योंकि हमें इसमें हाइट निकालनी है, हमें इसमें पोटेंशियल ऊर्जा दी हुई है। तो अब h निकालनी है, तो h बराबर पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी 9800, तो ये आ गई 9800 अपॉन मास कितना दिया है 200, ठीक है, मल्टीप्लाई ग्रेविटी कितनी है 9.8, तो इसका डेसिमल जब मैं हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले अच्छी तरह देख लीजिए, मैं आगे तब इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है भाई, ग्रेविटी हमें 9.8 दी हुई थी, तो जी नीचे है, तो मैंने इसका डेसिमल हटा लिया, डेसिमल हटाऊंगा तो इसका एक जीरो ऊपर लग जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये अब 2 0 से 2 0 कट गए, 98 से 98 कट गया, 2 5 10, सो सिंपल। तो हाइट आ गई 5 मीटर, ठीक है। देखिएगा मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, हमें कहा गया एक गेहूं का बोरा जिसका वजन 200 kg है, तो कितनी ऊंचाई तक उसे उठाना पड़ेगा अगर उसकी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी 9800 जूल है, ठीक। तो फॉर्मूला ही लगाना है हमें, केवल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच, तो m मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच इजिकल टू पी ई, क्योंकि मेरे को h निकालना है। जो निकालना होता है तो सिंपल बनाने के लिए उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए। अब h को निकालना है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे, पर इसके साथ ये दोनों भी हैं तो हमें तीनों को ही लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा, और ये जो बचा जो पहले लेफ्ट पे था इसे हम राइट में ले आए। अब इसमें से भी हमें केवल इसको निकालना है, तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके ये डिवाइड में चले जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे, और जो इसके सामने होता है वो हमेशा ऊपर ही आता है। यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमने m की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमने g की वैल्यू रखी। 10 कहाँ से आया, जब हमने डेसिमल इसका हटा दिया। डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है तो एक डिजिट का मतलब ऊपर एक जीरो लग गया, यानी कि 10 लग गया। फिर हमने इसको काटा, काटने के बाद हमारा h आया 5 मीटर। तो ये आपके थी पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर ऑलमोस्टली ख़त्म है, इसमें सामर्थ्य पावर में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर चैप्टर फिनिश है हमारा। आपको रिवाइज इसको अच्छे तरीके से करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये सेकंड टाइम मैंने आपको चैप्टर ये रिवाइज करवाया है। तो जिन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम उनको इसमें आ रही है। वैसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बुक्स आप लोग ले चुके हैं, उसकी आप स्टडी करिए, उसको आप पढ़िए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर थॉरोली स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। चैप्टर की एक एक लाइन आप पढ़िए, NCERT इतनी अच्छी बुक्स होती हैं, उसकी आप एक एक लाइन पढ़िए तो आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा पावर के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड डे।